बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत सारी अच्छी खबरें हैं, जिनमें सबसे पहले तो सरफहरिस्त जो है वो ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड है कि उन्होंने जो टूर का अनाउंस किया कल पाकिस्तान के लिए, उन्होंने स्क्वाड का ऐलान भी किया, जबकि आज पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया। बाबर आजम की क़यादत में 21 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है, जिसमें आबिद अली जो कि फिट नहीं हो सके हैं, उनको गुज़िश्ता दिनों जो है वो दिल की तकलीफ रही, जिसकी वजह से वो फिटनेस मसाइल की वजह से वो अवेलेबल नहीं है। उनकी जगह पे शान मसूद को शामिल किया गया है। और इसके अलावा कोचिंग पैनल का भी जो है वो ऐलान कर दिया गया है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अरसलान जावेद ने, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो कोचिंग पैनल की बात कर लेते हैं, उसमें उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं, किन किन कोचेस को अपॉइंट किया गया है, जरा उसके बारे में बताइएगा। बहुत शुक्रिया। कोचिंग के गर्दिश जो है वो खबरें कर रही थी कि ग्लेन मुश्ताक ने पहले इस्तीफा जमा करवा दिया था, लेकिन जब उनके माली मामला ठीक हो गए तो अब उन्हें मजीद 1 साल का मौका दिया गया है। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ बतौर हेड कोच काम करेंगे। और जैसे रमीज राजा ने ये कहा कि वो शॉर्ट टर्म असाइनमेंट जो हैं वो असाइन करने को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, रादर दैन के तमाम जो कोचिंग पैनल है और खासकर मैनेजमेंट है उसके साथ लंबे अरसे के कॉन्ट्रैक्ट पे चलने की बजाय शॉर्ट टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो किए जाएंगे। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रख के जो है वो हमें ये कॉन्ट्रैक्ट सामने देखने को मिले हैं। खासकर जो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर शॉन टेट की एक बतौर बॉलिंग कोचिंग तैनाती हुई है, वो भी इसी जो अमर है उसका हिस्सा है। वहीं बॉलिंग बैटिंग कोच की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा बैटिंग कोचिंग के एतबार से सरप्राइजिंग जरूर है। मोहम्मद यूसुफ क्योंकि यहाँ पर एनसीए में बाकायदा बैटिंग कोच के प्राइस अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब उन्हें कौमी टीम के लिए सिर्फ और सिर्फ होम सीरीज के लिए बैटिंग कोच जो है वो लगाया गया है, जिसमें वो 3 टेस्ट मैचेस, 1 T20 और 3 वनडे मैचेस में जिम्मेदारी निभाएंगे। शान टेट की जहां तक बात है, आल्दो के वो क्रिकेट में कोई टेस्ट में कोई बड़ा तजर्बा तो नहीं रखते, लेकिन एक नामवर फास्ट बॉलर जरूर हैं। और खासकर जब वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस को मद्देनजर रखकर शान टेट का कौमी टीम के साथ एक पेज पे आना यकीनन फायदेमंद हो सकता है। उसकी एक बड़ी वजह क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप में शान टेट जो है वो T20 में तजर्बा भी रखते हैं। बिग बैश में भी वो मेलबर्न रेंगर्स की जो कोचिंग जो है वो कर रहे हैं, तो एक कोचिंग का तजर्बा उनका ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर मौजूद है। तो उस एतबार से भी कहीं ना कहीं वो फायदेमंद हो सकता है। मोहम्मद यूसुफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान के अंदर ऑस्ट्रेलिया के जो होम सीरीज है जिसमें टेस्ट मैचेस हैं, T20 हैं, वनडे हैं, उनमें बैटिंग कोचिंग जो है वो करते नजर आएंगे। मोहम्मद यूसुफ का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो खासा अच्छा रहा है। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो भी बैट्समैन उनके पास पहुंचे और जिस तरह से उन्होंने उस पे वर्किंग की, फहीम अशरफ की मिसाल जो है इसमें मौजूद है कि जब उन्होंने उन पे काम किया तो अब टेस्ट में लगातार उनकी कंसिस्टेंसी बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें दिखाई दे रही है। शान मसूद की परफॉर्मेंस भी हमें नजर आ रही है। आबिद अली ने भी आल्दो के वो दिल के आर्जे में मुब्तला हो गए और उन्हें अब क्रिकेट से कुछ अरसे के लिए दूरी इख्तियार करना पड़ी है, लेकिन जो आबिद अली की पिछला साल परफॉर्मेंस रही वो उसमें आईसीसी की जो टीम है उसमें भी उनका नाम जो है वो शामिल होते होते रह गया। लेकिन पाकिस्तान की जो अवार्ड हैं उनमें भी उनकी नामजद, उन्हें टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजद किया गया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बता रही हैं कि मोहम्मद यूसुफ का तजुर्बा भी अच्छा है। ग्लेन मुश्ताक का रिकॉर्ड रिसेंटली टीम के साथ अच्छा गया है, तो इसलिए उन्हें 1 साल के लिए कंटिन्यू किया गया है। वहीं शान टेट का जो तजुर्बा है उसको अभी चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उनका एक्सपीरियंस कौमी टीम के साथ कैसा रहता है। अच्छा अरसलान, काफी सारे, अगर स्क्वाड की बात कर ली जाए, काफी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको बाहर रखा गया है, जैसे अभी सरफराज को शामिल किया गया है, या शान मसूद की परफॉर्मेंस को देखते हुए भी उनको स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। एक अच्छा सिलेक्शन है या एक अच्छी रिप्लेसमेंट है आबिद अली की जगह पे। लेकिन नसीम शाह अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, अब्बास ने अच्छा परफॉर्म किया है। दोनों को रिजर्व प्लेयर्स में रखना, क्या उनको प्लेइंग 11 में नहीं खिलाना चाहिए था? देखिए, सरफराज जो हैं वो काफ़ी अरसे से टीम के साथ ट्रैवल तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस तरह से फर्स्ट क्लास मैचेस खेले नहीं है ना। उनके हिस्से में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में कोई फर्स्ट क्लास मैचेस आए हैं, तो ये एक बड़ी वजह है। क्योंकि रिजवान की जिस तरह से फॉर्म चल रही है, तो पाकिस्तान की क्रिकेट में एक ये हमेशा से
सिनेरियो रहा है कि कौमी टीम में एक ही विकेट कीपर जो है वो खेल रहा है। हालांकि दीगर टीमों में हमें बतौरे विकेट कीपर बैट्समैन जो हैं वो बतौरे बैट्समैन खेलते भी नजर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो सरफराज की एक तो वो परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं है कि वो टेस्ट की प्लेइंग 11 में जगह बना सके, तो इसलिए वो रिजर्व में है। जहां तक अब्बास का तल्लक है, नो डाउट अब्बास ने पाकिस्तान को सीमिंग कंडीशंस में बहुत ज़्यादा कामयाबियां दिलवाई हैं और बड़े नपे तुले बॉलर्स रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की इस वक्त कंडीशंस हैं और खासकर अब्बास की रीसेंट परफॉर्मेंस है उसके हवाले से जो कंडीशनिंग कोच हैं कौमी टीम के साथ ड्रेक्स जो हैं, उन्होंने रमीज राजा से शिकायत भी की थी कि उनकी पेस दिन ब दिन कम हो रही है और वो अपनी फिटनेस पर तवज्जो नहीं दे रहे, जिस वजह से उनकी बॉलिंग में वो दमखम नहीं रहा। तो ये भी एक बड़ी वजह रही है कि मोहम्मद अब्बास को रिजर्व खिलाड़ियों में रखा गया है। जहां तक नसीम शाह का तल्लक है, मैं खुद भी ये समझता हूं कि नसीम शाह डिजर्व करते थे। जिस तरह से उनकी कायदे आजम में ट्रॉफी में परफॉर्मेंस रही है और जिस तरह से उन्होंने होम सीरीज में बांग्लादेश और श्रीलंका के अंगेज टेस्ट सीरीज में परफॉर्म किया, यानी यहाँ तक कि उन्होंने टेस्ट जो मैच बांग्लादेश के साथ पिंडी स्टेडियम में हुए थे वहां पे हैट्रिक भी की। तो हारिस रऊफ के ऊपर नसीम शाह को जो है वो तरजीह देनी चाहिए थी। हारिस रऊफ को T20 की बुनियाद या उसके एग्रेशन और पेस की बुनियाद पर आप टेस्ट मैचेस अगर खिलाने का फैसला करते हैं तो ये यकीनन इस पे सवालिया निशान जरूर है कि हारिस रऊफ को आप T20 या वनडे के बिना पे टेस्ट मैचेस, जो कि उसका तजर्बा नहीं है, ना उसने कायदे आजम ट्रॉफी में उतने मैचेस खेले हैं। नसीम शाह ने पूरा सीजन कायदे आजम ट्रॉफी का खेला है और इन्हीं विकेटों के ऊपर खेला है जहाँ पे वो अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे, तो उन्हें भी रिजर्व में रखा गया है। तो ये जो चीज है ये जरूर देखने के काबिल है। लेकिन दूसरी तरफ हारिस रऊफ की अगर बात करें तो उनके एग्रेशन को देखते हुए उन्होंने टीम के साथ रखा जरूर है, लेकिन प्लेइंग 11 में अभी भी हमें शहीन शाह अफरीदी, हसन अली और फहीम अशरफ जो है वो नजर आ रहे हैं। और दूसरे दो स्पिनर्स में जो है उन्हें नुमान अली और साजिद खान का साथ हासिल होगा। यासिर शाह भी फिटनेस में आउट हैं, तो इसलिए वो भी आप टीम के साथ रिजर्व में जरूर शामिल होंगे। और वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड को देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड बहुत हैवी स्क्वाड है, फुल स्ट्रेंथ के साथ आ रहा है। उसमें उस्मान ख्वाजा मौजूद हैं, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, बड़ी टीम है। बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलैंड, जिन्होंने एशिज में ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छे से जो है वो कामयाबियां दिलवाई और इंग्लैंड को आउट क्लास किया 4-0 से, एशिज सीरीज जो है इसी टीम ने अपने नाम की, वही टीम पाकिस्तान आ रही है। ये एक अच्छी खबर जरूर है, लेकिन पाकिस्तानी टीम के लिए खासा अब चैलेंजिंग होगा, क्योंकि रमीज राजा खुद भी ये बात कह चुके थे। परसों जब हमारे से बात हो रही थी तो उन्होंने उसमें भी यही कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की टीम आ रही है उसमें हमें भी आइडिया हो जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, वो कितने पानी में हैं। तो ये एक बड़े सख्त मुकाबले जो हैं हमें देखने को मिलेंगे, जो हम अक्सर देखते हैं कि पाकिस्तान डोमिनेट करता है होम कंडीशंस में, तो वो डोमिनेंसी जो है वो इतनी आसानी से हमें देखने को नहीं मिलेगी। खासकर इसमें अब अजहर अली और फवाद आलम जो हैं सीनियर कैंपेनर हैं, उनका परफॉर्म करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि बाबर आजम भी इस वक्त तो अच्छे टच में नजर नहीं आ रहे और टेस्ट में भी उनका वो रिदम कुछ अरसे से नहीं बन पाया। तो यूं अब पाकिस्तान टीम के लिए चैलेंज होगा, खासकर आबद अली जिस तरह से ऊपर से स्कोर कर रहे थे, तो आबद अली के बाहर आने के बाद शान मसूद जरूर इन फॉर्म है, लेकिन जब वो ऑस्ट्रेलियन पेसर्स का सामना करेंगे तो उनके लिए वो मुश्किल होगा, क्योंकि वो अभी पाकिस्तान के पेसर्स का डोमेस्टिक में सामना कर रहे थे। उनकी रफ्तार उस तरह से नहीं थी, उनका अग्रेशन, उनका पेस उस तरह से नहीं था। जब वो पाकिस्तानी कंडीशंस में तेज डिलीवरीज का और मुख्तलिफ वेरिएशंस का सामना करेंगे, आउट स्विंग और इन स्विंग जब उन्हें पड़ेंगी, तो वहां पे उनका इम्तहान जरूर होगा। तो शान मसूद के लिए जरूर टेस्टिंग सूरत हाल होगी। और अब्दुल्ला शफीक नो डाउट अच्छे टच में हैं, वो अच्छा आगाज फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं क्योंकि मुकाबले सख्त देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अरसलान जावेद हमारे साथ मौजूद थे। बात हो रही थी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया होम सीरीज पे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया है, पाकिस्तानी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया है। 21 रुकनी स्क्वाड की कयादत जो है वो बाबर आजम करेंगे, जबकि मोहम्मद रिजवान जो है वो बतौर विकेट कीपर टीम के लिए अवेलेबल होंगे, उनको भी टीम में शामिल किया गया है। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो है वो 4 से 8 मार्च तक अगले माह जो है वो पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा रावलपिंडी में, और इस तरह से फिर 3 टेस्ट मैचेस हैं, 3 वनडे मैचेस और 1 T20 पर मुश्तमिल एक सीरीज होगी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। और इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज थी वो भी मनसूख कर दी है। यहां पे वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग पे बात होगी।
वेलकम बैक जी। बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 7 के दूसरे राउंड की, जो कि कल शुरू होने जा रहा है लाहौर के कजाफी स्टेडियम में। शाम 7:30 बजे जो है वो मैच खेला जाएगा। जो टॉप टीम है पाकिस्तान सुपर लीग की पहले राउंड की, मुल्तान सुल्तान 5 मैचेस खेले, 5 जीते, जबकि उसके मध्य मुकाबले होगी पेशावर ज़ल्मी की टीम। और यहाँ पे कंडीशंस अलग हैं, यहाँ पे सारे मामलात अलग हैं। देखते हैं कौन सी टीम इस राउंड में लीड करती है। 20 मैचेस टोटल इस ग्राउंड में खेले जाएंगे, जबकि पहले 5 दिन जो है वो 50% शायकीन जो है वो शरीक होंगे, जबकि उसके बाद 15 तारीख से लेके 27 फरवरी तक जो है वो 100% शायकीन के साथ मैचेस जो है वो देख सकेंगे शायकीन। यावर बशीर ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया यावर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आते हैं पाकिस्तान सुपर लीग कल के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान पहले राउंड के सुल्तान रहे, आगे क्या जादू दिखाएंगे? क्या उसी विनिंग स्ट्रीक जो है वो बरकरार रहेगी या टूट जाएगी कंडीशंस को लेके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जैसे कहा कि विनिंग वो कॉम्बिनेशन स्टार्ट रखेंगे या कुछ होगा उनकी टीम के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ पे कंडीशन और हैं। कजाफी स्टेडियम की विकेट बहुत स्पोर्टिव विकेट है फास्ट बॉलिंग के लिहाज से। बैटिंग भी सपोर्ट करती है, लेकिन स्पिनर को वो सपोर्ट नहीं करती। स्पिनर अगर अच्छे चैनल में बॉल करेंगे तो बचेंगे। और रही बात फास्ट बॉलर्स की, तो ज़ल्मी के पास जो कल पहला मैच होने जा रहा है मुल्तान सुल्तान और ज़ल्मी का है, और ज़ल्मी के पास अच्छे फास्ट बॉलर हैं, वहाब रियाज हैं, समीन गुल हैं, तो इनके पास अच्छे फास्ट बॉलर मौजूद हैं। तो बड़ा अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा, और मेरा ख्याल है कि मुल्तान सुल्तान थोड़ा सा डगमगाएगी ज़रूर। अच्छा, मुल्तान मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें विनिंग स्ट्रीक टूटेगी। तो दूसरी जानिब अगर देख लें कराची को, कराची कोई भी मैच नहीं जीती है, तो कराची क्या करेगी कल? जी मैंने मतलब पहले आगे दूसरे राउंड में। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसे टूर्नामेंट्स, चैंपियन ट्रॉफीज, वर्ल्ड कप ऐसे देखे हैं जो बॉटम पे जो टीम होती है वो जब अगले मैचेस आते हैं उनके, वो टीम अच्छा परफॉर्म करके सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लेती है। तो ऐसे ही क्योंकि इनके पास अच्छा कोच है, अच्छा कप्तान है कराची किंग के पास, और मेरा ख्याल है कि मोहम्मद आमिर भी ये वाला राउंड खेलेंगे तो इनके पास लड़के अच्छे हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन इनका अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन और होगी, तो मेरा ख्याल है कि कराची किंग के हक में जाएगा फैसला। स्पिनर्स की अगर बात कर ली जाए, पहले राउंड की अगर बात कर ली जाए, इमरान ताहिर की स्पेसिफिकली मुल्तान सुल्तान के वो विकेट्स के हिसाब से दूसरे नंबर पे हैं। 10 विकेट्स उन्होंने ले रखी हैं 5 मैचेस में। कितने कारगर रहेगा उनके लिए ये कंडीशन जो है, या जो पिच है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बॉलर हैं। और जैसा आपने कहा कि इसमें स्पिनर्स के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन ऐसा स्पिनर या इस तरह के जो स्पिनर्स हैं कितना जादू दिखा सकेंगे वो, या जो मतलब अपर क्लास के स्पिनर्स हैं उनके लिए? देखें, जो अच्छा स्पिनर होता है उसको पता चल जाता है कि किस विकेट पे ब्रेक मिल रहा है और किस पे ब्रेक नहीं मिल रहा। जो जिस पे ब्रेक नहीं मिल रहा वो चैनल में बॉल करते हैं, थोड़ा सा तेज बॉल करते हैं, आर्मर पे ज्यादा फोकस रखते हैं, ब्रेक कम करते हैं, ताकि वो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, ताकि उनको 7 से 8 रन्स पर ओवर की एवरेज से रन्स लगें। तो मेरा ख्याल है कि वो अगर अच्छे चैनल में बॉल करेंगे विकेट तो मिलेगी ही, अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं वो। पेशावर ज़ल्मी एक ऐसी टीम है जिनके पास अच्छा ओपनिंग स्टैंड है, लेकिन उनके ओपनर्स फ्लॉप रहे बदकिस्मती से। उनके पास हजरतुल्लाह जाज़ई हैं, कामरान अकमल हैं। ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं कि अगर विकेट पे रुक जाएं 5-10 ओवर्स तो वो मैच का जो नक्शा है वो बदल देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से कि किसी एक मैच में भी जाज़ई स्टार्ट में उनको कोविड हो गया, उसके बाद कामरान अकमल को भी कोविड हो गया, और शायद यही वजह है कि उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन सका। लेकिन इन कंडीशंस पे इनके ओपनर्स जो हैं, क्योंकि ज़ल्मी को ओपनिंग का मसला है, टॉप ऑर्डर का मसला है, तो क्या इनका ये टॉप ऑर्डर का मसला इस विकेट पे हल हो जाएगा? जी बिल्कुल, आप देख लें ये स्लोगर हैं, कामरान अकमल हो गया, हैदर अली हो गया, हजरतुल्लाह जाज़ई हो गया, ये स्लोगर हैं, ये अपने शॉट रोकते नहीं हैं, और ये इस कंडीशन में खेलेंगे तो रन्स करेंगे। क्योंकि कराची की थोड़ी सी विकेट का बिहेवियर और था, वो थोड़ा सा फंस के भी आ रहा था बॉल वहाँ पे। तो ये जो स्लोगर होते हैं इनको आप 150 पे भी बॉल करेंगे तो ये उसको छिक्का मार लेंगे। जब इनके सामने विकेट ऐसी आ जाती है जहाँ पे फंस के बॉल आता है, रुक के बॉल आता है, थोड़ा सा स्विंग ज्यादा मिल रहा होता है, वहां पे इनको थोड़ा सा मसला आता है। अगर बॉल ये हारिस रऊफ आप देख लीजिएगा, जितने भी फास्ट बॉलर हैं अगर तो चैनल में बॉल करेंगे तो बचेंगे, वरना यहाँ पे रन्स होगा। अच्छा, ओस की अगर बात कर ली जाए, वहां पे कराची में हमने देखा कि अक्सर बॉलर्स के हाथ से, फास्ट बॉलर्स के स्पेसिफिकली, बॉल स्लिप हो रहा था, फुल टॉस जा रहे थे, सीधे बॉल जा रहे थे, और यही मसला लाहौर में कदर ज्यादा होगा, क्योंकि फास्ट बॉलर ने उनका स्टार्ट होता है, उन्होंने भाग के आना, बॉल करना, तो उन्हें काफी प्रॉब्लम नहीं होगी? जी बिल्कुल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा इनको, क्योंकि ऑस जो है वो
को पड़ना शुरू हो जाती है, बॉल गीला हो जाता है, बॉल खुश्क कर तो लेते हैं लेकिन जो बॉल का सीम होता है वहां पे वो खुश्क नहीं कर सकते उसको, क्योंकि मैच अपने टाइम के हिसाब से ख़त्म करना होता है, बॉलिंग अपने टाइम पे करनी होती है। तो इसलिए बॉलर्स को कम चांस मिलता है कि बॉल ज़्यादा खुश्क उनको मिले। स्पिनर्स थोड़ा सा अच्छा बॉल कर जाते हैं इसी वजह से कि बॉल गीला होता है, तो फास्ट बॉलर जहां पे बॉल करना चाहता है वहां पे नहीं जाता उनसे बॉल। अच्छा, ओवर्स की भी बात की, लेकिन क्राउड ज्यादा है, इसका बेनिफिट अगर हम ये सोचें कि जो दोपहर वाला मैच होता है, जो 2:30 बजे मैच होगा, उसमें भी फायदा नहीं होगा बॉल, क्योंकि बॉल जब भी जाता है क्राउड 100% है, और बॉल जब भी क्राउड में जाएगा तो हर बार आके बॉल सैनिटाइज होगा, और सैनिटाइज होने से जिनका मॉर्निंग में मैच है या जिनका दोपहर में मैच है, प्रॉब्लम तो उनको भी यही रहेगी। जाहिर सी बात है, अब मैच भी करवाने हैं और लोगों को भी खुश करना है, प्रोटोकॉल भी देना है। अगर हमारे जो ऑडियंस हैं वो थोड़ा सा मतलब करें प्लेयर्स के साथ थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बना के चलें कि बॉल को हाथ ना लगाएं, ना पकड़ें, तो मेरा ख्याल है कि बॉलर्स को सपोर्ट मिलती रहेगी। कराची वाले सीजन में देखा, ऐसा हुआ है कि जब बॉल कहीं जाती थी, देखा गया कि वो पांव से बॉल लेके आते थे और पांव से थ्रो करते थे बॉल को, और पांव से थ्रो करके वो जो है वो ग्राउंड वाली साइड पे फिर कोई भी प्लेयर या कोई भी फील्डर जाता था तो वो बॉल उठा के, तो इस तरह से जो है वो सैनिटाइज होने से एटलीस्ट बचाया जा सकता है। लेकिन इसकी फेवर तो अल्टीमेटली बॉलर्स को ही होगी। बॉलर्स को नुकसान होता है बॉल गीले से, तो अगर तो जो क्राउड है वो थोड़ा सा मतलब कि बॉलर्स के साथ या टीम के साथ थोड़ा सा मिलके चलें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर हाथ ना लगाएं, पाँव के साथ बॉल दें, या कुछ ऐसे जो ऑडियंस में लोग खड़े कर दिए जाएं कि वो मतलब कि सैनिटाइज हाथ लगा के सैनिटाइज के जरिए आपको बॉल पहुंचा सकें, तो ये ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। ग्लव्स के साथ या कुछ ठीक है। अच्छा, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ आते हैं, अगर उनकी थोड़ी बात कर ली जाए, तो स्टर्लिंग भी चले गए और कंडीशंस भी चेंज हो गई, क्योंकि जिन कंडीशंस पे वो सेट थे और जो दोनों ओपनर्स थे, एक तो वो ओपनर्स, उसके बाद स्टर्लिंग चले गए, उसके बाद कंडीशंस भी चेंज होगी, ग्राउंड भी चेंज हो गया, पिच भी चेंज हो गई। कितना असर पड़ेगा इनके टॉप ऑर्डर पे इस्लामाबाद के? देखें, जारी सी बात है, जब कंडीशन चेंज होती है तो थोड़ी सी प्लानिंग भी चेंज हो जाती है, कप्तान की, कोच की, विकेट को, इसीलिए तो 3-4 दिन पहले जाता है उस ग्राउंड में, उस कंडीशन में के लाया जाता है ताकि वो फेमिलियर हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, उनको पता चल जाए कि ग्राउंड का, विकेट का क्या बिहेव है। तो जाहिर सी बात है, ये भी 3 से 4 दिन पहले आए हैं, इन्होंने भी देखा होगा, कोच ने, कप्तान ने, तो प्लेइंग 11 कौन सी उतारनी है पहले मैच में, ये सारा वो प्लान करके रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जाहिर सी बात है, एक फॉर्म में जो बैट्समैन है आपका, वो रन्स भी कर रहा है, आपको रन्स करके दे रहा है, तो अगर वो आपकी टीम छोड़ के जा रहा है तो जाहिर सी बात है फर्क तो पड़ता है टीम को। लाहौर कलंदर्स की तरफ आ जाते हैं, हमने कल भी इस पे डिस्कस किया, उनका जिस तरह का बॉलिंग अटैक है लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान का जिस तरह का फास्ट बॉलिंग अटैक है, और इनकी कंडीशंस को देखा जाए इस पिच की, कितना बेनिफिशियल होगा लाहौर कलंदर्स के लिए? लाहौर कलंदर का तो ग्राउंड है, समझ लें लाहौर। कजाफी स्टेडियम में पहले भी वो बहुत मैच खेल चुके हैं, और नेहा कप्तान है, इधर कैंप भी लगता है पाकिस्तान टीम का, वो यूज टू है इन विकेटों के साथ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ। लाहौर की जो बॉलिंग है, जमान खान जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनके पास फास्ट बॉलिंग लॉट है, फास्ट बॉलिंग की, और परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हर बॉलर अपनी जगह पे वो सही परफॉर्म कर रहा है। तो मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर के हक में ये जाएगा कि यहाँ पे लाहौर में मैचेस स्टार्ट होने लगे हैं, तो पहले भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, हार्ड लक उनकी लास्ट मैच जो उन्होंने खेला वो मैच हार गए। इनके पास स्पिनर भी अच्छे हैं, और चैनल में बॉल करेंगे तो ऑब्वियसली उनको मार कम पड़ेगी। राशिद खान टॉप स्पिनर हैं, हफीज से बॉल करवा सकते हैं ये, हारिस रऊफ है, शाहीन अफरीदी है, जमान खान, इनके पास बॉलिंग पूरी है, और ये बैटिंग पे फोकस करें थोड़ा सा तो इंशाल्लाह ताला ये टूर्नामेंट विन कर सकते हैं। स्पेसिफिकली शाहनवाज धानी की अगर बात कर ली जाए, शाहनवाज धानी स्पीड स्टार भी हैं, और उनका मतलब हाइप भी बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई है उनकी बॉलिंग को लेके, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको लेके। कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला कि नाम बड़े दर्शन छोटे, या क्योंकि उन्होंने कंडीशंस भी बदलेंगी, शाहनवाज धानी किस तरह रहेंगे, क्योंकि ये पिच जो है ये सपोर्टिव है फास्ट बॉलर्स के लिए? जी बिल्कुल, उनके हक में ये फैसला जा सकता है, यहाँ पे जो विकेटें हैं वो शाहनवाज धानी को सपोर्ट कर सकती हैं, क्योंकि उनकी हाइट की वजह से वो अच्छा रनअप है उनका, हाई आर्म एक्शन है उनका, तो वो सपोर्ट कर सकती हैं, क्योंकि कराची की विकेटें ऐसी नहीं थी, बाउंसी कम थी, यहाँ पे पूरा बाउंस मिलेगा फास्ट बॉलर को, तो मेरा ख्याल है कि शाहनवाज धानी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे।
ठीक है जी, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का भी ऐलान हो चुका है और हम पहले ब्रेक से पहले भी डिस्कस कर रहे थे, उस पर भी बात करेंगे और डिस्कशन जारी है। हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे कि कितना जो ये कंडीशन है एज अ फास्ट बॉलर उनके लिए कितनी बेनिफिशियल होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैक जी, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हारिस रऊफ पे, क्योंकि अगर कराची के सेक्शन की बात कर ली जाए तो कराची में भी 152 153 पे जाते रहे जहां पे बॉल फंस के आ रहा था, लेकिन इस स्पीड से वो गेंद कर रहे थे। जबकि यहां आने के बाद जो हमारी पिचेस हैं यहाँ की लाहौर की, वो बहुत ज्यादा जो है वो सपोर्टिव हैं फास्ट बॉलर्स के लिए। तो ऐसे में फिर एक हमारा जो बॉलिंग कोच हैं वो भी एक स्पीड स्टार हैं, शॉन टेट, जिनको अभी 12 महीने के लिए यानी 1 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। तो यावर, आपसे पूछता हूं सबसे पहले तो आप भी पीएसएल की बात कर लेते हैं कि जो हारिस रऊफ हैं कहां तक जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कराची जैसी कंडीशंस पे वो 153 तक गए हैं। तो यहाँ पे आके क्या इंप्रूवमेंट आएगा या क्या इससे भी ऊपर जाएंगे वो? देखें, वो एक अच्छे एथलीट हैं और अच्छे कोच के अंडर रहे हैं वो आकिब जावेद के। तो वो भी फास्ट बॉलर थे और ये भी फास्ट बॉलर है। और फास्ट बॉलर के लिए अपनी पेस इंक्रीज करना मैं कहता हूं कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अपनी डाइट पे फोकस करे, फिर अपनी फिटनेस पे फोकस करे। एक अच्छा फास्ट बॉलर जो होता है वो उसका रनअप अच्छा हो, उसकी बॉडी में जान हो, स्ट्रेंथ कितनी है सारी एक कोच भांप लेता है। तो वही आकिब जावेद ने किया, इनको सिलेक्ट किया। फिर इनके बाद जब अब देख लें वो 154 पे लास्ट बॉल किया उन्होंने पीएसएल में। तो मेरा ख्याल है कि अभी रिसेंटली जो शॉन टेट आया है पाकिस्तान का हेड कोच, इसमें भी मैं आ रहा हूं, बल्कि इस पे आ जाते हैं शॉन टेट पे कि उनको जो है वो 12 महीने के लिए अपॉइंट किया गया है। अगर रमीज, वैसे इस पर तनकीद भी बड़ी हो रही है कि उनको खुद भी फिटनेस मसाइल का सामना रहा, उन्हें लाइन और लेंथ का भी मसला रहा थ्रू आउट उनके जो करियर है उनमें उनको ये मसला मसाइल रहे। लेकिन इस ऐसे मौके पे एक ऐसे कोच का आना, बॉलिंग कोच का आना, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का टूर है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी उनका ये बहुत काउंट करेगी उनकी कोचिंग। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो इन कंडीशंस को देखते हुए ये फैसला रमीज राजा का ऑफ कोर्स उन्होंने सोच समझ के लिया होगा, और हमें भी एक आम इंसान को भी समझ में आ रहा है कि इस वजह से उनको अपॉइंट किया गया है। तो कितनी इंप्रूवमेंट आएगी हमारे जो, क्योंकि हमारे पास जो मेन पेस बैटरी है वो सारे स्पीड स्टार हैं, चाहे को ले लें, शाहीन आफरीदी को ले लें, ये जो मेन हमारे प्लेयर्स हैं, मेन फास्ट बॉलर्स, उन पे कितना असर पड़ेगा शॉन टेट के आने से और स्पेशली उनकी पेस पे? देखें, जो एक कोच होता है वो बेसिकली अपना 100% देता है, किसी भी टीम के साथ वो काम करता है, किसी भी प्लेयर के साथ वो काम करता है तो अपना 110% देता है। और ऐसे ही अगर वो भी स्पीड स्टार बॉलर थे और उनके साथ मसाइल, तो आपकी बात जो ठीक है वो रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसी कंट्री से हैं जहाँ पे लेजेंड्स पैदा होते हैं, तो वो उनके साथ खेले भी हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर किया उन्होंने, ग्राउंड में वो प्लेइंग 11 में होते थे, और देखें वो भी स्पीड स्टार बॉलर रह चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको अपॉइंट करना बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। रमीज राजा क्योंकि इन कंट्रीज में वो बहुत कमेंट्री कर मॉडर्न क्रिकेट को जानते हैं, बेसिकली मॉडर्न क्रिकेट यहाँ से आई है, यहाँ से आगाज हुआ है मॉडर्न क्रिकेट का। बिल्कुल ऐसे ही है, वो जानते हैं इनको, इन प्लेयर्स को जानते हैं, उनको पता है कि इनकी मेंटल अप्रोच क्या है, कितनी स्ट्रेंथ है इनकी, वो प्लेयर से क्या निकाल सकते हैं, इसलिए उन्होंने हेड कोच बना दिया, बॉलिंग कोच। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा फैसला है इनका। तो मेरा ख्याल है आने वाले वक्तों में हमें हारिस रऊफ से और भी स्पीड की तवक्को करते हैं कि इनकी और भी स्पीड बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अगर बात कर ली जाए हेड कोच की, सक्की भाई को हेड कोच लगा दिया गया है। उन्होंने खुद ही वैसे माजरत की थी पहले कि वो कोचिंग में नहीं आना चाहते। उन्होंने कहा वो मुआवन कोच के तौर पे अवेलेबल हैं, लेकिन अपनी जाती मसरूफियात की बिना पर वो हेड कोच के जो फराइज हैं वो सरंजाम नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने मना लिया पीसीबी ने, और उनको हेड कोच तैनात कर दिया गया है अगले 12 माह के लिए। वर्ल्ड कप में वो वही हेड कोच होंगे, और हमने देखा कि जो इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता उसमें भी वो मुआवन कोच के तौर पे उस टीम के साथ मुंसलिक थे। उन्होंने वेस्ट इंडीज की भी कोचिंग की, और मोइन अली ने ये कहा था कि जो सकी भाई हैं वो अपने अंदर एक एकेडमी है, मतलब वो खुद एक एकेडमी है या एक क्रिकेट आइडियोलॉजी है। सिर्फ जो सकी भाई हैं वो खुद एक क्रिकेट आइडियोलॉजी है, तो उनकी क्रिकेट ही एक अलग है, एक अलग तर्ज है, एक अलग जो है वो कह लें पूरी एक अलग किताब है। तो उनको देखते हुए हमने इस वर्ल्ड कप में भी उन्हीं की परफॉर्मेंस, वही हेड कोच थे, तो उन्होंने हमने देखा कि बहुत अच्छा उन्होंने पॉलिश भी किया प्लेयर्स को। बहुत हमें ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस जो थी, टीम वर्क था, वो हमें नजर आया। और ऑस्ट्रेलिया में जाके, क्योंकि इंग्लैंड में इंग्लिश कंट्री पे भी वो कर चुके हैं कोचिंग, कितना फायदेमंद होगा पाकिस्तान में वर्ल्ड कप के लिए और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए?
देखें, ये बात आपने बड़ी अच्छी की कि सकलैन मुश्ताक को हेड कोच लगाया, और मेरा ख्याल है कि देखें, पहले जो क्वालिटी क्रिकेट होती थी, क्वालिटी ज़्यादा होती थी, क्वांटिटी कम होती थी। अब क्वालिटी कम है, क्वांटिटी ज़्यादा है। तो इसीलिए वो उस टीम में खेले हुए हैं जिसमें लेजेंड्स थे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, साकिब जावेद, मियां दाद और ये वसीम बारी वगैरह सबके साथ खेले हुए हैं। तो इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। वो जैसे मोइन अली ने कहा कि इनके पास, इनके अंदर खुद एक बहुत बड़ी एकेडमी है। तो ये देखें, हर टीम के साथ काम कर चुके हैं, हर प्लेयर्स का इनको पता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये पाकिस्तान टीम के साथ काम कर रहे हैं और सारे प्लेयर इनकी इज्जत भी करते हैं। जैसे ये कहते हैं वैसे वो काम करते हैं अपने आप पर। तो ये बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। ये जो वर्ल्ड कप है ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के नाम हो जाएगा। अच्छा, मोहम्मद यूसुफ की बात कर लेते हैं। उन्हें सिर्फ होम सीरीज के लिए जो है वो बैटिंग कोच अपॉइंट किया गया है और वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उन्होंने जो है खुद कुछ प्लेयर्स तैयार किए, वहां पे जो है वो रहे और उसके अलावा एनसीए नेशनल में भी वो जिम्मेदारियां सरअंजाम देते रहे। और अभी उनको बैटिंग कोच लगाना और होम कंडीशंस पे यकीनन वो एक लेजेंड प्लेयर हैं। और एक पॉजिटिव चीज जो हमें नजर आई वो ये है कि चेयरमैन पीसीबी जो है रमीज राजा, उन्होंने पर्सनल जो एक क्लैशेस होते हैं उनको क्रिकेट के सामने उन्होंने जो है वो मतलब उसमें नहीं लाए और मोहम्मद यूसुफ को उन्होंने एक प्योरली प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए उन्होंने मोहम्मद यूसुफ को जो है वो बैटिंग कोच लगाया। बेशक एक सीरीज के लिए सबसे पहले तो बैटिंग में कितना फायदेमंद रहेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज, और दूसरा अगर देखा जाए तो क्या पाकिस्तान को आगे वर्ल्ड कप के लिए एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि वो ना मोहम्मद यूसुफ थोड़े टेस्ट तर्ज के वो हैं, उनका बैटिंग स्टाइल या उनका कोचिंग स्टाइल जो है वो टेस्ट तर्ज का है, वो ठहर के खेलने वाले हैं या ठहर के खिलवाने वाले हैं। तो आगे कौन से मुमकिन हेड कोच हो सकते हैं या किनको जो है वो ट्राई करना चाहिए, या क्या मोहम्मद यूसुफ को ही आगे कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, मुझे याद है अभी भी पाकिस्तान की सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया में ही। तो पॉन्टिंग ने ये मतलब मीडिया में कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के पास एक ही ऐसा बैट्समैन है जो ग्रीन विकेट पे बैटिंग कर सकता है, वो मोहम्मद यूसुफ है। तो देखें, ये अगर इन्होंने बैटिंग कोच लगाया तो वो सबसे अच्छा खेलते थे। मुझे याद है वो बहुत लेट खेलते हैं बॉल को, और ये सबसे अच्छी बात होती है एक बैट्समैन के लिए कि लेट खेलना, बॉल को देखना वो क्या कर रहे हैं, समझ के पूरा कॉन्फिडेंस से वो बॉल को खेलते हैं। तो ये अगर कोच लगे हैं तो ये बैट्समैन तैयार करेंगे, और जो बैट्समैन बॉल को अर्ली खेलता है वो थोड़ा सा लेट खेलना शुरू कर देगा तो रन्स करना शुरू कर जाएगा। तो यही बात होती है कि एक अच्छा कोच एक प्लेयर में क्या क्या निकाल सकता है वो इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। और रिसेंटली जो पाकिस्तान टीम का ऐलान हुआ है उसमें वो जो हम बात कर रहे थे कि शान मसूद को कंसीडर किया जाए, तो देख लें वो उन्होंने अनाउंस भी कर दिया। शान मसूद फुल फॉर्म में भी हैं। तो मेरा ख्याल है मोहम्मद यूसुफ के साथ काम करके जितने भी हमारे यंगस्टर हैं ये बहुत अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि वो एक लेजेंड बैट्समैन थे। उनके पास बहुत से ऐसे रिकॉर्ड मौजूद हैं जो कि ग्रीन विकेटों पे भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे और फ्लैट विकेट पे भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और हम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल इसी वक्त हाजिर होंगे। कल पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के दूसरे राउंड का पहला मैच भी है जो कि पेशावर ज़ल्मी और टूर्नामेंट की टॉप टीम मुल्तान सुल्तान के दरमियान होगा। शाम 7:30 बजे मैच कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। कजाफी स्टेडियम जो है वो सज चुका है, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, टीम्स ग्राउंड में मौजूद हैं, प्रैक्टिस जारी है। कल एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा और गुड लक हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिन्होंने इतना कुछ ऑर्गेनाइज किया और सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उनको संभाला और इस चीज को मुमकिन बनाया कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो मुकम्मल पूरी की पूरी जो है वो पाकिस्तान में मुनक्किद हो रही है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।